आज ही देखो उड़ाएंगे। स्लाइड भेजी सोनू ने, पूछो से सर्कल की स्लाइड सारी बना के भेजे। अरे दोस्तों, आ गए तुम? आ जाते हो शकल उठा के, हैं? चलिए भाई, ये सब तो हो गया। ये सवाल आपसे पूछना है। अच्छा, 27 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। और आज हम करेंगे सवाल नंबर 28 बच्चे। क्या कह रहा है? क्यों? कैसा होगा फिर केशव? लगा उसका लगा था। है भाई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बच्चों, आपको मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ने में तो मजा आ रहा है ना? आपको हमारे साथ पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? यस और नो बताएंगे सब लोग कमेंट में। सर मॉक लगाना कब से शुरू कर दें? देखिए, अभी नहीं लगाना है। जब आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो जाए तो ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो, तो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, टाइप वाइज टाइप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, कुछ चीजें आसान होती है। देखिए, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा बिना किसी भेदभाव के। जैसे हर आदमी गरीब नहीं हो सकता, हर आदमी अमीर नहीं हो सकता, वैसे ही सवालों के साथ है। कुछ सवाल मुश्किल है, कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है। हर तरीके का माहौल है। जो को मजा आ रही हो है, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो मेरे प्यारे, कोई भी चतुर्भुज बना लो आप मुंह उठा के। कैसा भी चतुर्भुज आप बना लीजिए मेरे दोस्तों, मुंह उठा के, किसी भी साइज का। आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए मेरे दोस्तों, कैसा भी आप चतुर्भुज बना लीजिए। मैंने बना दिया। कैसा लग रहा है बच्चों? बढ़िया लग रहा है ना? ठीक है भाई। तो बच्चों, मैंने आपके सामने यहां पर एक चतुर्भुज बना लिया। कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, इन एनी क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चतुर्भुज के लिए थ्योरम सत्य है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये प्री और मेंस दोनों के पेपर में खूब पूछी जा रही है, बिना किसी भेदभाव के। किसी भी चतुर्भुज के लिए। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले मेरी बात को सुना करो, बाद में कुछ बोला करो। अच्छा सैन भाई। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी। बच्चा कह रहा वी वांट कम्युनिज्म, वी वांट इक्वालिटी। बेटा, इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती। इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती। इक्वालिटी तभी हो सकती है जब हर आदमी इक्वल मेहनत करे। जब हर आदमी का कर्म इक्वल नहीं है तो इक्वालिटी कैसे हो सकती है बताए? ए बी सी डी। तो मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने चतुर्भुज बनाया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी। देखिए, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं भी दो लगातार कोणों के बाइसेक्टर खींचे जाएं, किन्हीं भी दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाएं, लगातार कोणों के बाइसेक्टर खींचे जाएं, लगातार एंगल के जो है समद्विभाजक खींचे जाएं। जैसे ए और बी दो लगातार एंगल है, लगातार एंगल। अभी ए और बी कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, तो भाई मैंने, है, ठीक है, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा और मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। सुनना मेरी बात को, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? यहां पॉइंट सी पर मिलते हैं, सी पर। तो मेरे, सॉरी सी नहीं, यहां मिलते हैं पॉइंट पी पर। तो ये जो पॉइंट बनेगा मेरे प्यारे, ये जो एंगल बनेगा, हमने इस चतुर्भुज के किन्हीं भी दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे, जैसे ए और बी लगातार एंगल है, एंगल ए का समद्विभाजक, बी का समद्विभाजक खींचा, तो यहां ये कहीं ना कहीं अंदर काटेगा। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए पी बी, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो बाकी जो दो बचे कौन है, बाकी दो कौन से कौन बचे हैं? सी और डी। बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगी एंगल सी प्लस एंगल डी बटे दो। बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए और सी का आपने बाइसेक्टर खींच दिया। ए और सी लगातार एंगल नहीं है। अगर हम किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव या लगातार कोणों के बाइसेक्टर खींचते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा एपीबी बाइसेक्टर खींचने से, बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा। औसत मतलब सी और डी कोण को जोड़ के आधा कर देना है, तो ये एंगल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, इसी प्रकार से मेरे प्यारे, बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं एंगल सी का बाइसेक्टर खींचता हूं, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भी, एंगल सी का है बच्चों, और मैंने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भाई, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कोण सी का समद्विभाजक खींचा है, हमने कोण डी का समद्विभाजक खींचा है, और ये यहां पर मिलते हैं मेरे प्यारे भाई पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे, क्या कौन है ये? एंगल डी क्यू सी। इसकी जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, हमने भाई सी और डी भी तो लगातार एंगल हैं, ये सी और डी भी तो लगातार एंगल है, हमने दो लगातार कोणों के बाइसेक्टर खींचे है भी, सी क्यू और डी क्यू। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, डी का बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल बनेगा डी क्यू सी या फिर सी क्यू डी, ये की बात आप कुछ भी लिख लीजिए, एंगल सी क्यू डी, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी जो दो कोण बचे ए और बी, ये दो कोण बचा ए और बी, इन दोनों का एवरेज होगी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बटे दो। यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। समझ में आया? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? गोविंद जी, बात क्लियर हुई आपको? क्या हुआ करिश्मा? एंगल सी क्यू डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी बटे दो। ठीक। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों हुआ, वाई, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, मैं इसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूं शॉर्ट में, हालांकि कोई जरूरी नहीं है। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने चतुर्भुज बनाया, जैसे स्टूडेंट हमने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर हम किसी भी चतुर्भुज में किन्हीं दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचते, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा,
हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का, यहां पर मिलते हैं पॉइंट पी पर, तो ये एंगल कितना बनेगा मेरे प्यारे भी, जवाब दो। ये जो एंगल एपीबी बनेगा ये कितना होगा स्टूडेंट्स, जवाब देंगे आप हमें, बताओ। तो आपको ये बात समझनी चाहिए भाई कि एंगल ए का बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा, ये a/2, ये भी a/2, हाफ हाफ हो जाएगा, a/2 a/2। बिल्कुल ऐसे ही एंगल बी का बाइसेक्टर है तो आधा आधा हो जाएगा, भाई ये भी b/2 और ये भी b/2। समझना मेरी बात को, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अब आप जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल एपीबी है इसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, ये a/2 है, ये b/2 है, तो एंगल एपीबी कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे a/2 प्लस b/2, माइनस कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये माइनस कर दो, a/2 प्लस b/2 माइनस कर दो। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। 180 डिग्री में से त्रिभुज एपीबी को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल एपीबी को तीनों कोणों का सम 180 आना चाहिए, ये a/2 है, ये b/2 है, 180 में से माइनस कर देंगे। अब आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है भाई, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी देखूं तो कितना आएगा, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, पढ़ा रखा है। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, 2 से, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2 कितना आएगा, 360/2 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब हर एक में 2 से भाग देता है, हर एक में घुस घुस के, ठीक है भाई। ये a/2 प्लस b/2, ये a/2 प्लस b/2 है, इसको यहां से हटाते हैं, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि a/2 प्लस b/2 अगर घटाओगे 180 डिग्री में से तो क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री में से a/2 प्लस b/2 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, c प्लस d/2, c/2 प्लस d/2, ठीक है भाई, यानी कि 2 तो आ गया और एंगल c प्लस एंगल d, क्लियर है। तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है मेरे प्यार भी, कौन सी प्लस कौन टी, यानी कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो लगातार कोणों के बाइसेक्टर खींचेंगे तो जो कोण बनेगा एपीबी वो बाकी दो बचे कोणों का एवरेज यानी कि औसत होगा। औसत का मतलब होता है दो संख्याओं का एवरेज होता है, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने इस तरीके से आपको दो कंसेप्ट समझा दिए, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यार भी, जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों, ये कोण है पी और ये वाला एंगल है क्यू, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये कोण है पी, ये एंगल है क्यू। तो अगर मैं पी और क्यू को जोड़ूंगा तो बताओ क्या आएगा, पी और क्यू को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, जवाब देंगे जरा, जवाब दो कितना आएगा। नहीं समझा तो रट लीजिए बेटा, अब नहीं समझ सकते तुम, रट लो अब, बिल्कुल परफेक्ट आशुतोष। ये कोण पी है, ये कोण क्यू है, आप मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, जवाब दीजिए बराबर क्या आएगा। किसी भी क्वालिटल के लिए सत्य है, लिखा हुआ है ऊपर, इन एनी क्वालिटल, किसी भी चतुर्भुज में, बिल्कुल सही बच्चों, 180 डिग्री आएगा भाई। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा ए पी बी और सी क्यू डी को, ये एंगल पी है ये क्यू है, जोड़ूंगा तो भाई नीचे तो 2 है, नीचे तो 2 है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। भैया इस स्टेप को दिमाग में करना सीखो, हर चीज को लिख के नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही मैं पढ़ाऊंगा, उससे दिमाग की स्पीड स्लो होती है। इनको चाहिए 2, ऊपर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 360, और 360/2 कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भी, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री आ गया, बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 डिग्री आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चे। यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों एंगल का सम पी और क्यू का 180 डिग्री बन गया। तो अब देखो बच्चों मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज ये वाला कोण आर है और ये वाला कोण एस है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचा, इन दोनों का योग कितना बचा, आर और एस का, इन दोनों आर और एस का योग कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये भी 180 डिग्री ही आएगा। भाई किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 होना चाहिए। भाई अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम एस और आर का भी 180 बचा, 180 जमा 180 360, यानी कि एंगल एस मैं नाम दे देता हूं इनका, एस और आर मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा मेरे प्यार भी, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी, यहां तक कोई मेरी बात को जो है डाउट में ना ले, ध्यान सुनेगा। अगर आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा हो और आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री है तो वो कैसा क्वाड्रेटल होता है आपको पता है। अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो कौन सा क्वाड्रेटल होता है, क्या आपको याद है, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल या फिर चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रेटल या चक्रीय चतुर्भुज। अगर किसी 9th क्लास में था, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है 2 महीने बाद पढ़ाऊंगा, 2 महीने बाद जब सर्कल स्टार्ट होगा। भाई अगर किसी ये सर्कल है, अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर कोई चतुर्भुज बनाते हैं सर्कल के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल, ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, इसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है, आमने सामने के एंगल को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। अगर मैं यहां से ए और सी को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल एक ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हो, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटल या हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रेटल एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके चारों ही सीट्स किसी सर्कल की परिधि के ऊपर आते हों, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटल या हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री है, आमने सामने के कोणों का सम 180 डिग्री है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाता है, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे जो चतुर्भुज बना है पी क्यू पी आर क्यू एस, यहां पे जो चतुर्भुज बना है
PRQS, PRQS। इसके आमने सामने का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री आमने सामने के कोणों का सम, यानी कि क्वालिटल कैसा होगा? ये एक साइक्लिक क्वालिटल होगा। इसके आमने सामने का सम 180 डिग्री है और इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे होंगे। इसके चारों वर्टेक्स जो है, चारों शीर्ष किसी सर्कल की परिधि पे भगवान ने बनाए होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जो क्वालिटल PQRS है हमेशा हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमेशा। इसके चारों वर्टेक्स किसी ना किसी सर्कल की परिधि पर होंगे, हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। ये प्रॉपर कंसेप्ट है। टीचर पढ़ाते हैं केवल वो यहां तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। इसके आगे भी बच्चों को कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि 2 बार परिभाषा पूछी गई है। PQRS हमेशा चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि कंसेप्ट ये हुआ कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप उठा लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के, ये ABCD चतुर्भुज है, हमने इसके चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे तो चारों एंगल के बाइसेक्टर से जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा PRQS, वो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सब लोग लिख लीजिए, द क्वाड्रिलेटरल, लिख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी में, द क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इज ऑलवेज साइक्लिक, एक ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा। द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चतुर्भुज के, हिंदी वाली भाई लिखेंगे, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्वि भाजक से बना चतुर्भुज हमेशा ही चक्रीय चतुर्भुज होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों से बना, चारों कोणों के समद्वि भाजकों से बना नया चतुर्भुज हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है। द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपके सामने चतुर्भुज बनाया ABCD, मैंने इसके चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे तो चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचने से एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया PRQS। तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बना, ये कैसा होगा? ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब पेपर में 2 बार सवाल आ चुका है मेरे दोस्त, एक बार सीडीएस में, एक बार SSC में। ये बोल देता है द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज, यहां खाली स्थान कर देगा डैश डैश डैश। आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आयत, तीसरा ऑप्शन पैरेललोग्राम, चौथा ऑप्शन आपके सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आंसर मार्क करोगे आप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मार्क करोगे, ये वाला ऑप्शन आंसर बनेगा। समझ में आया? अरे भाई क्या समझ नहीं आया यार तुम लोगों को इसमें? अरे भाई यार सर इसका रीजन बताओ। अरे भाई रीजन बता तो दिया राधे, और कौन सा रीजन बताएं? रीजन बता तो दिया। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है डिटेल में हम 2 महीने बाद पढ़ेंगे जब सर्कल पढ़ेंगे, आज नहीं समझा सकते। चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होते हैं, सर्कल की परिधि पर होते हैं। हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, आप लिखते नहीं है कॉपी में। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के, चतुर्भुज है ABCD, इसके चारों कोणों के हमने समद्वि भाजक खींचे, चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे, बाइसेक्टर खींचने से नया चतुर्भुज बन गया PRQS। ये जो नया चतुर्भुज बनेगा ये हमेशा ही चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्यों होगा चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि इसके आमने सामने के कोणों का योग जब हमने ऑब्जर्व किया तो 180 डिग्री आ रहा है, और किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो इसके चारों वर्टेक्स जो आएंगे वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर आएंगे, सर्कल की परिधि पर आएंगे, सर्कल का ये जो है आर्क पर आएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, हिंदी में भी बोला है, इंग्लिश में भी बोला है। द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ओके। हाँ जरूरी है भाई। चलो, तो मैंने आपको थ्योरम समझाया है, थ्योरम को स्टेटमेंट भी लिखवाया, प्रूफ भी मैंने आपको थ्योरम का करवाया, प्रूफ भी। इसके बावजूद भी नहीं समझ पाते हो तो भाड़ में जाओ, ठीक है ना, भाड़ में जाओ आप। बुद्धि नहीं दी भगवान ने आपको। 28वां सवाल करेंगे, करें। पता नहीं तुम लोग 10वीं 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए, हद होती है भाई। 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए? एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे तो न्यूटन के नियम कैसे पढ़े तुमने, और बिना न्यूटन के नियम पढ़े 10वीं 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए? थ्योरम बोल दी, थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया, थ्योरम प्रूफ करवा दी। भाई जो चीज अभी नहीं पढ़ाई है आगे की है उसको समझा दिया क्या होता है, और क्या चाहिए? एक चतुर्भुज ABCD में एंगल C 72 है, एंगल D 28 है। A और B के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, एंगल AOB की माप क्या होगी? अभी समझाया। एंगल AOB की जो माप होगी बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगी। 72 + 28/2 यानी कि 100/2, 50 डिग्री सवाल का आंसर है। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। चतुर्भुज ABCD है, उसमें C और D की वैल्यू दी हुई है।
ए और बी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, कोण ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ये बाकी दोनों कोणों का एवरेज होगा सीओडी। 72 प्लस 28 100, 100/2 50 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ 29वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज एबीसीडी में ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, एंगल ए ओ बी 64 डिग्री है, एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा? बहुत मुश्किल है भाई, तुम लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। ठीक है भाई, इससे अच्छा तो मैं गांवों में जो खूंटे पे भैंसियां बंधी रहती है ना, गाय भैंस, उनको पढ़ाओ और आपको पढ़ाओ, सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैं चित्र बना के दिखा देता हूं, ये चतुर्भुज एबीसीडी है, ये कोण ए और बी के समद्विभाजक, मैंने ए का बाइसेक्टर खींचा, बी का बाइसेक्टर खींचा, कहां पर मिलते हैं? पॉइंट ओ पर मिलते हैं। आपसे बोला है कि ये वाला एंगल जो है वो 64 डिग्री का है ए ओ बी, तो अब सी प्लस डी पूछा है भाई, ये जो एंगल होगा ए ओ बी, ये सी और डी का एवरेज होगा। एंगल ए ओ बी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? सी प्लस डी बटे 2, यानी कि सी प्लस डी जो आएगा वो इस एंगल का डबल नहीं होना चाहिए, एंगल ए ओ बी का दुगना हो जाएगा कि नहीं भाई? एंगल ए ओ बी क्या है? सी प्लस डी का आधा, तो सी प्लस डी क्या है? एंगल ए ओ बी का दुगना, यानी कि ए ओ बी 64 दिया है, तो 64 का दुगना 128 डिग्री। इस सवाल का आंसर है 128 डिग्री। सब बच्चों का आंसर आ गया। थ्योरम पता है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा, थ्योरम नहीं पता है तो नहीं आएगा। ये बताएं जल्दी से, करो 30वां प्रश्न। हमने सीओडी के बाइसेक्टर खींचा, सीओडी का, सीओडी के बाइसेक्टर ई पर मिलते हैं, तो ये एंगल सीईडी 56 डिग्री का है, एंगल ए 49 डिग्री है। आपसे पूछा है एंगल बी कितना होगा, ये आपसे पूछा है कोण बी। देखो हमने चतुर्भुज में सीओडी के बाइसेक्टर खींचे, एंगल है 56, अगर ये सीईडी 56 है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, कोण सीईडी 56 है, तो ये इन दोनों का एवरेज होगा, ए और बी का औसत होगा 56, इन दोनों का एवरेज, यानी कि अगर एंगल सीईडी 56 डिग्री है तो ए और बी का योग कितना आएगा? ए और बी का योग होना चाहिए 56 का दुगना 112, भाई इन दोनों का योग 112 आएगा, 112 को जोड़ के आधा किया तभी तो सीईडी 56 बना है, तो इन दोनों का योग 112 आना चाहिए। ये 49 है, तो बी क्या होगा? 112 में से 49 माइनस कर देंगे 63, 112 में से 49 माइनस कर देंगे 63, दिमाग में करना है, कॉपी पे नहीं उतारना है। 63, ये एंगल 56 है तो इन दोनों का सम 112 होगा, ये 49 है, 56 का दुगना है तो 63। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एवरेज 56 डिग्री, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, बीचों बीच की संख्या। ये जो 56 है ए और बी का एवरेज होगा। अगर एक एंगल 49 डिग्री है, 49 56 से 7 कम है, तो दूसरा एंगल भी 56 से 7 ज्यादा होगा, 63 डिग्री का। ये एंगल बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए, बीचों बीच में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये एवरेज है मेरे प्यारे भाई। ट्राइंगल खत्म क्या बेटा? ट्राइंगल सुमित अभी शुरू हुआ है। कभी 9वीं क्लास की ज्योमेट्री पढ़ी है तुमने? 9वीं क्लास की ज्योमेट्री पढ़ी है? जितनी मोटी किताब 9वीं क्लास की ज्योमेट्री वो सारी पढ़नी है। अभी ट्राइंगल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सुनना, ट्राइंगल में 10 सीट है, अभी दूसरी सीट चल रही है, 10 सीट है, तो पेशेंस के साथ बैठे रहो, पेशेंस के साथ। सवाल नंबर 31 बनाए। एक चतुर्भुज एबीसीडी में लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पढ़ो, जल्दी जल्दी के चक्कर करना था तो 9वीं 10वीं क्लास में ढंग से पढ़ते, वहां तो पढ़ाने कुछ भी, अब जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। अब एक चतुर्भुज एबीसीडी में ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण एओबी एक्स है, सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, तो पूछा है डी का मान कितना होगा। देखो चित्र बनाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में ए और बी के बाइसेक्टर कहां पर मिलते हैं? एक्स ओ पर मिलते हैं, ये एंगल एओबी एक्स है। अगर ये एंगल एओबी एक्स है तो सी और डी का सम क्या होगा? सी और डी का सम 2x होगा मेरे प्यारे भाई, 2x डिग्री होगा। अरे बुद्धि लगाओ कचरा लोग हैं। एक चतुर्भुज में ए और बी के बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं, तो एंगल एओबी क्या होगा? बाकी जो दो कोण बचे उनका एवरेज होगा, एवरेज एओबी कितना? x, तो सी प्लस डी क्या आएगा? x का दुगना हो जाएगा, 2x डिग्री। अब ये देखो ध्यान से, अगली लाइन, सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, सी डी से 20 डिग्री अधिक है, सी डी से 20 डिग्री अधिक है, इसका मतलब क्या है कि सी माइनस डी है 20 डिग्री, सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, सी माइनस डी 20 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कोण डी कितना होगा, कोण डी कितना होगा? मैंने आपको पढ़ाया है, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या डी छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, घटा के, तो 2x में से 20 डिग्री घटा के आधा कर देना है, 2 से भाग दूंगा तो x माइनस 10 डिग्री आएगा, पहला ऑप्शन x माइनस 10 डिग्री, माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा। दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्या को डिफरेंस दिया है, शॉर्टकट पढ़ा दिया है, तो बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। डी पूछा है तो 2x में से 20 डिग्री घटाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, पहला ऑप्शन आंसर है। अब जो बच्चा भूल गया कंसेप्ट क्या करे भाई, सामने कॉपी में लिखे रखा करो सारे कंसेप्ट, ठीक है, खत्म, टाइप ओवर। ठीक है बच्चे, कंसेप्ट समाप्त। ये जो है सीट की थ्योरम नंबर 5 थी, ठीक है ना, कंसेप्ट समाप्त। आगे की तरफ हम चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा जी। इतना आसान नहीं है भाई ज्योमेट्री पढ़ना, बुद्धि लगानी पड़ती है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है बच्चे, तब जाके बात बनेगी। ओके ओके बच्चों, ठीक है ठीक है। चलिए सवाल नंबर 32 को भी इस होल्ड करो, 32 को इसको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसको बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले ये करेंगे 33वां सवाल, ठीक है ना, 32 को भी थोड़ी देर में बताऊंगा, इसमें कंसेप्ट और सिखाना पड़ेगा। 33वां
गलत है अर्पित। दिनेश कह रहे हैं सर हमारा सिलेबस कब तक पूरा होगा। दिनेश भाई, सिलेबस कब पूरा होगा, कितनी जल्दी पूरा होगा, ये आप पे निर्भर करता है। आप जितना जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जितना जल्दी आंसर दोगे, जितना आगे के पढ़ के आओगे, डाउट कम से कम पूछोगे, उतना जल्दी होगा। जितने मरे हुए तरीके से रहोगे, पढ़ोगे नहीं, बेवजह का डाउट पूछोगे, 5 मिनट की चीज को समझने में 15 मिनट लोगे, देर से होगा। आपको जल्दी करना, जल्दी करने के दो रास्ते हैं। सिलेबस जल्दी चाहिए तो उसके दो रास्ते हैं, जल्दी चाहिए और पूरा चाहिए तो दो रास्ते हैं। जल्दी सिलेबस चाहिए तो आधी चीजों को छोड़ दो और आधी पढ़ो। ये सिलेबस है, बीच की चीज छोड़ दी, थोड़ी सी पढ़ ली, बहुत सारी चीज छोड़ दी, थोड़ी सी पढ़ ली, जल्दी जल्दी पढ़ लो ऊट पटांग, आधा अधूरा पढ़ो। एक रास्ता है। दूसरा तरीका कि भैया अपनी बुद्धि को तेज करो, अभी फर्जी के डाउट मत पूछो। एक बात मैं आपको सिखाऊं, आगे की 4 आप खुद से सीख लो, इजी सवालों को खुद कर लिया करो। भाई कुछ सवाल मैं करवाऊं, अगले दिन आधे सवाल खुद करके आया करो, तो जल्दी होगा। बताओ कौन सा रास्ता मंजूर है तुम्हें? तुम्हारे बस की कोई भी रास्ता नहीं है। तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से एक चौंच भी नहीं लगा सकते खुद से, और तुम पूरा भी पढ़ना चाहते हो तो टाइम लगेगा। तो जल्दी की उम्मीद कतई छोड़ दो, आग लगा दो जल्दी की उम्मीद में। समझ में आया? धीरे से पढ़ो, शांति से, और एक बार में जो है, एक बार में ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्जी सिलेबस टीचर से पढ़ लो जो आधे कंसेप्ट पढ़ाएगा नहीं तुमको थ्योरम। उसमें ज्योमेट्री में जो है 200 से ज्यादा थ्योरम है, फर्जी टीचर से पढ़ लो, 30 थ्योरम पढ़ाएगा। आपके लिए तो वही काफी, नए वाले को क्या पता कितना है, 30 थ्योरम पढ़ाएगा, 170 छोड़ देगा, जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा जल्दी। मैं तो पूरी 200 की 200 पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, डी ई सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपसे पूछा है कौन डी ए ई का माप क्या होगा, डी ए ई का माप कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं। देखो हम बेशक ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, स्क्वायर हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, स्क्वायर कहते हैं, इसको वर्ग कहा जाता है। समझ में? ये होता है वर्ग का डायगोनल। डायगोनल मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो कोण को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा आधा। अगर ये 90 है तो आधा हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा, कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वर्टेक्स को आधा करता है, ठीक है ना, 45 डिग्री। अब ये सवाल देखो, आपके सामने चित्र दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है, डी ई सी समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कोई अंधा भी इसको आंसर बता देगा देखते ही 30 डिग्री। सॉरी 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 सॉरी, ये स्क्वायर है, डी ई सी, सॉरी डी ई सी इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल आपसे पूछा। देखो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। भाई ये स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब ये डीईसी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा डीसी है, तो वही डीई भी होगा, वही ईसी भी होगा, यानी कि ये सारी लेंथ बराबर आ गई। अब आप मुझे खुद बताएं मेरे प्यारे भाई, आप मुझे खुद बताएं, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल डी ए ई में। त्रिभुज डी ए ई को देखो, जितना मैं बोलूं उतना ही देखा करो। त्रिभुज डी ए ई को देखो भाई, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर। अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो कॉमन हो गई ना, यानी कि जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, दोनों की भुजाएं बराबर हो गई। अब ये जो ट्रायंगल डी ए ये कैसा बन गया, आइसोसेलेस। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो स्क्वायर की साइड है, तो जो एंगल ये होगा सेम वही एंगल ये होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर। अब स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री होता है। तो टोटल कितना बन गया, 90 60 150, टोटल बन गया 150 डिग्री। अगर ये टोटल 150 डिग्री का बन गया, 150 डिग्री का, तो बाकी कितना बचा, 30 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। ये 90 60 150 बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा, ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। ये 15 डिग्री सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 15। समझ में आया? आप बोलो कि हाँ जी सर आया, आसान सवाल था। ये बताएं बच्चों क्या उत्तर होगा। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल BPC is drawn inside a square ABCD. What is the value of angle APD? एंगल APD का मान क्या होगा डिग्री में? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। आपके सामने एक स्क्वायर है, वर्ग स्क्वायर आप जानते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हों। तो ये एक स्क्वायर बना दिया हमने आपके सामने ABCD। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला है इस स्क्वायर के अंदर, साफ साफ बोला है इस स्क्वायर के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया, समबाहु त्रिभुज बीपीसी। बीपीसी का मतलब कि समबाहु त्रिभुज के जो दो वर्टेक्स हैं वो बी और सी पर हैं, बी और सी पर, यानी कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी इस स्क्वायर की साइड बीसी के बराबर है। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कैसे मेरे प्यारे भाई, अंदर बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर ऐसे बनेगा कि नहीं, जवाब दीजिएगा। ये बनेगा बीपीसी, आप बोलोगे हाँ सर ये बन गया बीपीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर ऐसे बनेगा,
समझ में आया कि भाई जो स्क्वायर की साइड है मेरे प्यारे भाई वही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड होगी, कॉमन हो गया ना, जो स्क्वायर की भुजा है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा है, तो सारी लेंथ आपस में इक्वल यानी कि बराबर बन गई हैं। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर आपने पूरा क्यों नहीं बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां तक क्यों नहीं खींच दिया, यहां तक, बेटा यहां तक नहीं खींचेगा, ये और ये बराबर थोड़ा ना हो पाएगा फिर, है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये और ये तो काफी लेंथ बड़ी हो जाएगी, भाई ये स्क्वायर की साइड है, ये स्क्वायर की साइड है, ये और ये बराबर करना है, ये तो 90 के सामने हाइपोटेनस बड़ा हो जाएगा, हाइपोटेनस बड़ा होता है राइट एंगल में, तो चित्र ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा पीछे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कौन एपीडी कितना होगा, कौन एपीडी आपसे पूछा, एपीडी का मतलब यहां से इसको मिला दो, ये एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये वाला, करो बच्चों, ए स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई। देखो जब भी हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके सामने जो हाइपोटेनस है सबसे बड़ा होता है, तो अगर आप यहां पूरा खींच दोगे तो हाइपोटेनस जो है वो स्क्वायर की साइड से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, तो अंदर ही रह जाएगा बना, ये एंगल आपको बताना है एपीडी, कैसे करेंगे बच्चों। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, बच्चों ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, ये भी बच्चों 30 डिग्री का आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, आप हमें खुद बताओ, ये ट्रायंगल ए पी, मुझे तो इस वर्टेक्स पे काम करना है ना, यहां एंगल निकालना है, आप इस ट्रायंगल को देखो ए पी बी को, इस त्रिभुज को देखो ए पी बी को, इसमें दो साइड बराबर है, अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जवाब दो। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, अगर ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, ये 30 डिग्री का है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा 150, ये 30 है बाकी दोनों का योग 150 डिग्री होगा, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा, 150 का आधा आधा, यानी कि ये 75 डिग्री आ जाएगा, ये भी 75 डिग्री आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं लिखने की, मुझे तो केवल यहां काम करना है, ये एंगल निकालना है, ये थोड़ा ना निकालना है, ये 30 डिग्री है बाकी दोनों का सम 150 बचा, 180 माइनस 30 150, दोनों बराबर होंगे, 150 का आधा, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर भी दोनों बराबर होंगे, आधा आधा बिल्कुल ऐसे ऊपर भी है, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, आ गया कि नहीं 75 डिग्री का, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, 75 डिग्री का आ गया सर। तो बेटा आप मुझे बताओ ये कौन कितना बचा, फिर ये कौन कितना बचा, तो आप कहोगे सर पूरा राउंड 360 होना चाहिए, सब पूरा एक चक्कर 360 होना चाहिए, पूरा एक राउंड 360 में से ये कितना है, 75 जमा 75 150, 150 में 60 जोड़ूंगा 210, तो 360 में से 210 माइनस करेंगे, ये एंगल 150 डिग्री का बचा कि नहीं बचा, 150 150 300 और 60, यानी कि ए पी डी बचा 150 डिग्री का, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सब बच्चों को समझ में आया होगा, 150 डिग्री। क्लियर, कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में हर बच्चे को क्लियर हुआ है। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी 150 बचेंगे, 180 माइनस 30, और दोनों बराबर तो 150 का आधा 75 75, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे, ये बनाओ सवाल नंबर 35, खुद से सोचो, मैंने आपको दो सवाल कराए, इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का, बनाए, सोचो करो।
जी बच्चों, क्या आप लोगों का आंसर आया? मैं आपको बताता हूं। वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीई भुजा एबी पर बनाया गया है। ये स्क्वायर एबीसीडी है, इसकी चारों साइड बराबर हैं। अब इसके अंदर एक स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड एबी पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया साइड एबी पर, तो ऐसे बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया ए बी ई, ये नाम हो गया ए बी ई। तो जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी, ये बराबर हो गया। आगे क्या बोला है? डायगोनल डीबी ट्रायंगल को पॉइंट ओ पर काटता है। ये डायगोनल हमने डीबी खींचा है, डायगोनल डीबी ये ट्रायंगल को काट रहा है यहां पॉइंट ओ पर। तो आपसे पूछा है एंगल एओबी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों? ये वाला कौन जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? इस सवाल से आसान सवाल बन नहीं सकता दुनिया में बच्चों, मेरा गारंटी है। कैसे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अच्छा, ये जो एंगल है एओबी किस ट्रायंगल में आ रहा है? एओबी में आ रहा है, एओबी में। ये एंगल पता लग जाए तो सॉल्व। ये कितना होगा? अभी पढ़ाया कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर है, तो डायगोनल आधा आधा करता है। 90 का आधा आधा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ऊपर 45 नीचे 45। अब 60 जमा 45 हो गया 105। तीनों का योग 180 बनना चाहिए। 60 45 105, तो ये बन गया 75 डिग्री। 105 प्लस 75, तो 75 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सी ऑप्शन। समझ में आ गया भाई? वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ गया मोहिनी को छोड़ के। मोहिनी कैसे गलत कर दिया भाई आपने? 75 डिग्री। तीनों का जोड़ 180 कर देना है बस। अंकित भी गलत बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आपको अगला जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन, अगला टाइप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर चुरा के आपको दिया जाएगा। बनाए बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36वां। करो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्रदीप। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री के। ये बनाए। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई ऐसा। एक समबाहु त्रिभुज एबीई वर्ग एबीसीडी की भुजा एबी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। ठीक है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो स्क्वायर एबीसीडी के बाहर बनाया गया, तो बच्चों जैसे स्क्वायर है दोस्त, ये स्क्वायर है एबीसीडी, बहुत अच्छा स्क्वायर है ये, चारों भुजाएं इसके बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मेरे प्यारे भाई समबाहु त्रिभुज एक बनाया गया है भुजा एबी पर स्क्वायर के बाहर, तो ऐसे बनेगा भाई, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ए बी ई बाहर बनाया गया है। तो देखो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड कॉमन है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होंगी और स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होंगी, यानी कि जो भुजा स्क्वायर की है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ऐसा बोला नहीं है सवाल में, आपको जो है कॉमन सेंस से समझना है। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। लाइन डीई और विकर्ण एसी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। लाइन डी, ये लाइन होगी बच्चों डीई, ये लाइन डीई हो गई, डी से ई को मिला दो, ये लाइन डीई। हमको ये लाइन मिलवे नहीं करता है। हाँ, ये लाइन होगी डीई और डायगोनल एसी, ये हो गया बच्चों डायगोनल एसी। डायगोनल एसी एक दूसरे को काट रहे हैं यहां पर, कहां? पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट ओ पर काट रहे हैं, बिंदु ओ पर। तो आपसे जो पूछा गया है बच्चों वो पूछा है सीओडी। आपसे स्टूडेंट्स इस एंगल के बारे में पूछा गया, ये एंगल सीओडी कितने डिग्री का होगा? जवाब तो ये वाला को सीओडी करेंगे। मेंस लेवल का सवाल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान ही है। बनाएं सीओडी। देखो बच्चों सबसे पहले देखो ये है क्या मेरे प्यारे भाई, व्हाट इज दिस, ये है क्या मेरे प्यारे भाई? करने के तरीके इस सवाल को बहुत सारे हैं। ये जो है सीओडी, ये ट्राइंगल एओडी का एक्सटीरियर एंगल है, त्रिभुज एओडी का ये भाई ये कौन है कि नहीं एक्सटीरियर एंगल? तो आप इसको एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात है भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल। जवाब दो ये वाला कौन? अभी करवाया था ये तो भाई, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है ना? आप बोलोगे जी। अब आप मुझे खुद बताओ, ट्राइंगल डी ए ई को देखो, इस त्रिभुज को देखो, डी ए ई को, डी ए ई को देखो, डी ए ई, जितना मैं बोलूं उतना ही देखा करूं, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं। डी ए ई को देखो, ये एंगल हो गया 90 जमा 60 150, ये एंगल 150 डिग्री का हो गया, 90 60 150। बाकी दोनों कितने बचे? 30 डिग्री। दोनों बराबर होंगे, आधा आधा। क्यों भाई? दो साइड बराबर है तो बाकी दोनों कौन बराबर होंगे? अगर ये 90 60 150 है तो बाकी दोनों ये और ये कौन बराबर होंगे? आधा आधा है भाई। 90 60 ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर होंगे? 30 डिग्री है सम, आधा आधा 15 डिग्री का, तो ये एंगल 15 डिग्री का आएगा, ये भी 15 डिग्री का आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये कौन निकालना है, बस हो गया मेरा सवाल। भाई आप मुझे खुद बताओ ये वाला कौन कितने डिग्री का? ये वाला बता दो। अगर आपके पास एक स्क्वायर है, आप स्क्वायर का डायगोनल खींचते हैं तो एंगल बाइसेक्ट होता है आधा आधा 45 45 डिग्री में। तो भाई ये डायगोनल है स्क्वायर का, एसी हाफ हाफ हो जाएगा 45 डिग्री का। आप मुझे बताओ ये जो एंगल है ट्राइंगल ए ओ डी का बाह्य कौन है? एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। ये 15 है, ये 45 है, तो कितना आएगा? 60। तो 15 प्लस 45 आएगा 60 डिग्री, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 60। 15 जमा 45 60 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप आपके सामने देखो। ये टाइप बहुत पॉपुलर है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए, देखो ना, सबसे आसान से शुरुआत करी, 1 2 3 4, अब आप सीख गए। अब जो बच्चा इन 4 सवाल कर को भी नहीं सीख रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की, मेरी तरफ से नहीं, खुद की तरफ से, बच्चे की तरफ से। अगली वैरायटी, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टाइप उस पर 4 4 सवाल भी करवा रहे हैं। हाँ, एक तरीका ये नहीं है, इसका तरीका और भी है भाई। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है पंकज, वर्ग है वो, वर्ग का कोण 90 होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, ठीक है बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन ढंग से समझिएगा प्यारे भाई। 37वां सवाल बनाओ, क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे बच्चे। भाई अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो आधा आधा नहीं हो गया? अगर 150 है, बाकी दोनों का सम 30 है, दोनों बराबर है तो आधा आधा, 30 का आधा आधा 15 15, बिल्कुल प्रभात। अगला सवाल बनाएंगे, देखो ये एक स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल, और ये 2021 के प्री का पूछा हुआ है, 2021 के प्री का। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे, सब बच्चे ध्यान सुनो। ट्राइंगल एबीसी में, ध्यान सुनिए, ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट पी क्यू और आर क्रम से ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं कि बीपी पी क्यू के बराबर है, क्यू सी क्यू आर के बराबर है। एंगल बीएसी 75 डिग्री है, तो एंगल पी क्यू आर का मान क्या है? ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ए बी सी। सवाल में आपको ये वाला एंगल बीएसी 75 डिग्री का बोला है, ये वाला एंगल 75 डिग्री का बोला है। आगे क्या कहा है? बोला यह है कि साइड ए बी पर एक पॉइंट पी है, ए बी पर कोई पॉइंट पी है, बीसी पर एक पॉइंट क्यू है, और एसी पर एक पॉइंट आर है, एसी पर पॉइंट आर है। बीपी जो है वो पी क्यू के बराबर है। जब मैं इसको यहां से मिलाता हूं, इसको यहां से, तो ये जो बीपी है ये पी क्यू के बराबर है। क्यूसी जो है क्यू आर के बराबर है, भाई इसको यहां से मिलाते हैं, तो जो लाइन है क्यूसी क्यू आर के बराबर है, क्यूसी क्यू आर के बराबर है, ठीक है ना, सॉरी, क्यूसी, बीपी जो है वो पी क्यू के बराबर है, क्यूसी क्यू आर के बराबर है, बी क्यू आएगा, सॉरी ये ना, बी क्यू सेम जैसी चीज नहीं है ना, बी क्यू पी क्यू के बराबर है भाई, बी क्यू बराबर पी क्यू, तो ये दोनों लाइन सेम है, बी क्यू और पी क्यू सेम है, क्यू सी और क्यू आर सेम है, ये दोनों लाइन बराबर है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? बी क्यू बराबर पी क्यू, साइड ए बी पर पॉइंट पी है, बीसी पर कोई पॉइंट क्यू है, एसी पर कोई पॉइंट आर है, बी क्यू पी क्यू के बराबर है, क्यू सी क्यू आर के बराबर है। ये एंगल 75 डिग्री का, तो आपसे ये वाला कौन पूछा, ये वाला कौन, पी क्यू आर, ये वाला कौन आपसे पूछा गया है, बस, और कुछ नहीं दिया गया। बताओ बच्चों, करो, और कुछ नहीं दिया गया है, बनाएंगे। ये वाला कौन आपको निकालना है, थीटा। ठीक है भाई, तो देखो स्टूडेंट, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझाऊंगा। पहला तरीका है बेसिक, पहला तरीका बेसिक वाला, भाई हमें केवल ये एक एंगल दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, बोले ये ऐसे ऐसे बराबर है, बाकी कुछ नहीं दिया, ये 75 है, तो मैंने मान लिया कि माना ये कौन अल्फा है, मैंने मान लिया कि माना ये कौन बीटा है। तो जरा मुझे पहले बेसिक तरीका देखेंगे, जरा आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, जरा बताओ आप मुझे। अगर ये एंगल 75 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का योग आएगा 105 डिग्री, यही आएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 75 है, ट्रायंगल एबीसी में ध्यान से देखो, बाकी दोनों कोणों का योग 105 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमें बात अच्छी तरीके जानते हैं, किसी त्रिभुज में 2 साइड बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण अल्फा है, अभी इस पीक्यू के सामने अल्फा है, तो बीक्यू के सामने ये भी अल्फा होगा, अल्फा। ये कोण बीटा है तो इसके सामने ये भी बीटा होगा, 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर। अब मुझे थीटा निकालना है बच्चों, थीटा। तो मैं किस पे ध्यान दूंगा? मैं ध्यान दूंगा इस चतुर्भुज पे, इस चतुर्भुज को ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज को देखो ध्यान से। हमने आपको बताया, अगर किसी भी चतुर्भुज के किन्हीं 2 वर्टेक्स पे आंतरिक कोण लिए जाएं और किन्हीं 2 वर्टेक्स पे बाह्य कोण लिए जाएं तो उनका सम बराबर होता है। पढ़ाया कि नहीं थोड़ी मैंने आपको? भाई अगर मैं आपके सामने चतुर्भुज बनाता हूं, किसी चतुर्भुज के 2 वर्टेक्स पे अंदर के कोण लिए जाएं, अंदर के कोण, और बाकी 2 वर्टेक्स पे बाहर के कोण लिए जाएं, बाहर के एक्सटीरियर एंगल, तो उनका सम बराबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आपने पढ़ाया है। तो भैया चतुर्भुज है, इसके जो अंदर के एंगल है 75 और थीटा, बाकी दोनों पे एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का ये जो सम है किसके बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं, 75 प्लस थीटा के? आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। 2 वर्टेक्स पे आंतरिक कोण है, बाकी दोनों पे बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग 105 है, किसके बराबर आएगा? 75 प्लस थीटा हो जाएगा। तो थीटा कितना आएगा? 105 में से 75 माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। और ये सवाल का बेसिक तरीका है, सोचो एक बार। इजी है सब, लेकिन माइंड बहुत लगाना पड़ रहा है भाई, अभी तो माइंड लगा भी नहीं है कुछ। ठीक है ना, अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूं,
आप लोग थ्योरम जानते हैं? थ्योरम, आप लोग थ्योरम जानते हैं? थ्योरम, थ्योरम प्रमेय, आप लोग थ्योरम जानते हैं? थ्योरम प्रमेय, फॉर्मूला। थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में भी होती हैं, ज्योमेट्री में भी होती हैं, अलजेब्रा में भी होती हैं। थ्योरम प्रमेय फॉर्मूला एक ही बात है। थ्योरम प्रमेय फॉर्मूला सूत्र आइडेंटिटी सब कुछ सेम है। मतलब एक ऐसी क्वेश्चन जो कभी गलत साबित ना हो, हमेशा सत्य रहे, उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला जैसे कि अलजेब्रा में होता है ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab होता है अलजेब्रा में। आप बोलोगे हाँ जी सर। थ्योरम फॉर्मूला सूत्र प्रमेय आइडेंटिटी सर्व समीका जैसे त्रिकोणमिति में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थ्योरम जैसे ज्योमेट्री में होता है कि भाई त्रिभुज है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, बाकी दोनों कोणों के हमने बाइसेक्टर खींचे समद्विभाजक, तो ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2 होगा। तो ये सब थ्योरम सत्य प्रमेय है, ये कभी गलत नहीं होती, ये हमेशा सत्य होती है, हमेशा। अब जैसे यहाँ पे आप ए बी की कोई वैल्यू रख दो, आप ए की जगह 5 बी की जगह 3 रख दो, तो देखो लेफ्ट साइड क्या रहेगा 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। राइट साइड क्या बनेगा ए की जगह 5 बी की जगह 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब कितना आएगा 2 गुणा 5 गुणा 3, 15 दूनी 30, 30 और 34 64 बराबर 64 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया। आप ए की जगह 7 बी की जगह 1 लो, तो 7 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई 49 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1, देखो बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही यहां पर त्रिकोणमिति में आप थीटा कुछ भी लो, थीटा आप मेरे दोस्तों यहां पर 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 जमा 1 0 आएगा। आप थीटा को 30 डिग्री लो, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4/4 ये भी 1 आएगा। आप थीटा को 45 डिग्री लो, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1 आएगा। तो यानी कि थ्योरम कभी गलत नहीं होती, आप उनमें कोई भी वैल्यू डालेंगे जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड आएगा। तो बच्चे ऐसा केवल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, ऐसा ज्योमेट्री में भी है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। मैंने क्या देखा कि थ्योरम में आप कोई भी वैल्यू डाल लो हमेशा आंसर फिक्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सपोज आपको ये एंगल, आपके सामने सवाल आ गया, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने सवाल आ गया कि ये जो एंगल है ये 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का, ये एंगल 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का, ये एंगल 70 डिग्री का है, और इन दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे गए हैं, इन दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे गए हैं। ये ट्राइंगल है एबीसी, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बी और सी के बाइसेक्टर खींचे गए हैं और वो आई पर मिलते हैं, आई पर यहां पर, और आपसे पूछा गया है एंगल बी आई सी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। आपको थ्योरम याद नहीं है, थ्योरम याद नहीं है, बताओ कैसे करोगे, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो आज भी ये सवाल सॉल्व होगा बिना थ्योरम याद करे भी, थोड़ा पहले मुझे समझाने दो तब कुछ बोलना आप, ठीक है भाई? सुनिए भाई, अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये जो बाकी जो दो कोण है बी और सी, इनका योग कितना होगा? जो बाकी जो दो कोण है इनका योग कितना होगा? 110। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो बाकी दोनों का योगफल कितना होगा? 110 डिग्री होगा। 70 जमा 110। क्या मैं यहां से बी और सी का मान निकाल सकता हूं? अगर आपके पास ये ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 70 डिग्री है, तो क्या मैं इन दोनों एंगल की वैल्यू पता कर सकता हूं? नहीं, मैं इन दोनों एंगल का मान नहीं निकाल सकता। मैं केवल एक चीज पता कर सकता हूं कि इन दोनों एंगल का सम 110 डिग्री है, इन दोनों का सम 110 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आपका जो आंसर है, इस कोण की वैल्यू क्या है, इस कोण की वैल्यू क्या है, इस पर निर्भर ही नहीं करता आपका आंसर जो है। आपका आंसर तो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि इन दोनों का सम 110 डिग्री है। ट्राइंगल कैसा भी हो, चाहे ट्राइंगल ऐसा बनाओ चाहे आप ऐसा बनाओ, बस ये 70 रहना चाहिए। बाकी दो एंगल क्या है, इससे मेरे सवाल के आंसर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 70 है ना, मैं कोण बी का मान निकाल सकता हूं ना सी का मान निकाल सकता हूं। हाँ, ये गारंटी है कि बी और सी 110 डिग्री होगा। अभी त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, ये 70 है, बाकी दोनों कोण कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। और ये पूछा गया है कि आपका आंसर बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका आंसर निर्भर इस बात पे करता है कि बी प्लस सी कितना है। ये वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, बी प्लस सी, बी चाहे कुछ भी हो और सी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से। तो भाई मैं काम करता हूं, बी को मैं मान लेता हूं 60 डिग्री और सी को मान लेता हूं 50 डिग्री, क्योंकि 60 जमा 50 तो 110 होता है कि नहीं होता है? 60 में 50 जोड़ूंगा 110 आता है। अगर मैं बी को 60 मानता हूं, ये आधा आधा है, 60 का आधा 30 30 हो जाएगा, बाइसेक्टर ए लाइन आधा आधा हो जाएगा 30 30 डिग्री। भाई सी को मैंने 50 माना है तो लाइन आधा आधा कर रही, बाइसेक्टर 25 25 डिग्री, ये 25 25 हो जाएगा आधा आधा। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये 30 है 25 है, तो ये कितना बचा? तीनों का योग 180 आना चाहिए, 30 और 25 55 डिग्री। अब 180 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा? 125 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, फॉर्मूले से भी यही आ रहा था, फॉर्मूले से भी यही आ रहा था कि नहीं? फॉर्मूले से भी, अरे बेसिक समझा रहे हैं आयुष, थोड़ा पेशेंस तो रखो, ये कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आया 125 डिग्री की नहीं? बोलो आया कि नहीं आया? आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी, आंसर 125 से हिलने वाला नहीं है, आंसर हिलेगा नहीं 125 से, कुछ भी करते रहो। एक बालक ये कहता है, एक बालक ये कहता है सर मैं तो बी को 100 लूंगा और मैं सी को 10 डिग्री लूंगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 जमा, भाई आपको बी और सी की वैल्यू ऐसी लेनी है कि सम 110 रहे, ऐसा नहीं कर सकते बी को आप 100 ले लो सी को 80 ले लो, नहीं, सम 110 होना चाहिए। मैं बी को 100 माना हूं तो आधा आधा हो जाएगा 50 50 डिग्री, सी को 10 माना है तो आधा आधा बाइसेक्टर है 5 5 डिग्री,
ये 50 5 55, ये कितना बचा 125 डिग्री, ये फिर से मुंह उठा के 125 डिग्री हो गया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंसर 125 से बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला? क्योंकि आंसर इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रहा कि बी क्या है, एंगल बी क्या है, इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा ना। आंसर इस बात पे निर्भर कर रहा है एंगल सी क्या है। आपका आंसर इस बात पे निर्भर कर रहा है कि बी जमा सी 110 होना चाहिए, और मैंने इसको नहीं बदला। बी और सी की वैल्यू ऐसी ली है कि सम 110 है, 100 और 10। तो जब आपका आंसर बी और सी के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो केवल इस बात पे निर्भर कर रहा है कि बी जमा सी 110 है, तो आप अपनी मर्जी से बी और सी की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बी और सी की वैल्यू को। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई ये बात मैं यहां भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं इन सवालों में। बेटा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए बहुत छोटी सी थ्योरम ली। जब बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, ये बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व करके देगा ये कंसेप्ट। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट, वैल्यू पुटिंग। धीरे धीरे आप इसको सीखोगे, अलजेब्रा में भी सिखाते हैं, त्रिकोणमिति में भी और ज्योमेट्री में भी। अब जैसे सवाल है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये 75 डिग्री का है, ये आपसे पूछा और कुछ नहीं बताया गया, बस ये बोला ये 75 डिग्री, बाकी ना एंगल बी का मान बताया गया है, ना ही एंगल सी का मान बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा दोस्तों? 105। अगर ये 75 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम क्या आएगा? बी और सी का 105 आ जाएगा। भाई ना मुझे बी की वैल्यू पता है ना सी की वैल्यू पता है, यानी कि इस एंगल का जो आंसर है, इस एंगल की जो वैल्यू है पी क्यू आर, वो इस बात पर निर्भर ही नहीं करती कि बी क्या है सी क्या है, बस इनका सम 105 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से बी और सी कुछ भी ले लो। मैं एंगल बी 50 ले लेता हूं, सी 55 ले लेता हूं। मैं एंगल बी 50 ले लेता हूं, सी 55 ले लेता हूं। 50 55 105 होता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, 50 50 100, तो कितना बचा? 80 डिग्री बचा। 180 180। ये 55 है तो ये भी 55 होगा। 55 55 110, तो ये कितना बचा? 70। टोटल 180। अब ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। अगर ये 80 है, ये 70 है, 150, तो कितना बचा? 30 डिग्री बचा। 80 70 150 150 और 30 180 डिग्री, देखो 30 आ गया। आप कुछ भी मानो, आंसर 30 ही आएगा, कुछ भी कर लो। बस बी और सी का वैल्यू ऐसा लेना है कि जोड़ के 105 आता हो, ऐसी वैल्यू लेनी है बी और सी की। तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है और उसको पता चले कि एक फिक्स थ्योरम है, तो आप जो है मेरे प्यारे भाई अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी सैम, इजी था। चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। देखो ये ना मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने देख लिया, ऐसे नहीं समझ में आती है चीज। एक लंबा प्रोसेस है मेथड्स को समझना। फॉर्मूला समझना एक अलग चीज है, मेथड को समझना एक लंबा प्रोसेस है। ये वाला सवाल करो, जैसे यहाँ पे चित्र दिया है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर 62 डिग्री है, ऐसे ऐसे खींचा गया है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है ना। क्यू एफ क्यू डी के बराबर है, डी ई है भी, आर ई है मेरे दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्यू एफ क्यू डी के बराबर है, और ये डी आर ई आर के बराबर है, डी आर ई आर के बराबर है। ठीक है, ई आर के बराबर है। ये 62 डिग्री है, तो आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा ईडीएफ, ये वाला एंगल बनाओ। ये एंगल केवल ये दिया है, बाकी कुछ भी बना दिया। ये 62 है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा? क्यू और आर कितना बचा? एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना आएगा? जवाब देंगे। 62 है तो 118 डिग्री आएगा, 118 118 डिग्री माने। आपका जो आंसर है वो इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रहा कि एंगल क्यू कितना है, एंगल आर कितना है, कि ना तो मुझे क्यू की वैल्यू पता है, ना आर की वैल्यू पता है, ना ही मैं निकाल सकता हूं। आपका आंसर केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि क्यू और आर का सम 118 होना चाहिए, 118 डिग्री। तो आप अपनी मर्जी से क्यू और आर को कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। बताओ क्या ले लें? आप अपनी मर्जी से क्यू और आर को कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए। भाई मैं क्यू को 100 ले लेता हूं और आर को 18 डिग्री ले लेता हूं, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर बच्चों में क्यू को 100 और 18, क्यू को 100 ले लेता हूं, 100, तो बाकी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये 100 है तो बाकी दोनों कोणों का सम 80, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा 40 40 डिग्री। ये भी 40, ये भी 40, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 18 डिग्री है, बाकी दोनों कोण, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर होंगे, 18 है, तो बाकी बचा 162। अगर ये 18 है तो बाकी बचा 180 माइनस 18, 162, दोनों आधा होंगे, 162 का आधा 81 डिग्री, 81, 81 81 18। अब ये सीधी रेखा है, 40 और 81 121 हो गया, 121। अब 180 में से 121 घटाएंगे तो 59, 180 में से 121 माइनस करेंगे 59 डिग्री, आंसर आ गया सी ऑप्शन, 59 डिग्री। हाँ दोनों वैल्यू सेम ले लो, 54 54 ले लो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप लीजिएगा। बहुत बढ़िया। अभी मैंने बीच में ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, है ना, जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो आप, जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो अब आप। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करोगे ना, एल्फा और थीटा मान के, तो आपके खोपड़ी में दर्द कर देगा, इस सवाल बिल्कुल सर दर्द कर देगा। अब जरा करो, कुछ भी लो, 60 60 58 ले लो। अगर 60 लेंगे तो भाई ले लो, 60 58 ले लो। बचा कह रहा सर एक को 60 ले लो, इसको 58 ले लो, मैं ले लिया, चल आंसर सेम आएगा, कुछ भी लो, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आंसर नहीं बदलेगा, ये 60 है।
बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, 60-60 ही हो जाएंगे, 60-60 हो जाएगा इक्विलेटरल। ये 58 है, 58। बाकी दोनों कोण बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 58 है, तो बाकी दोनों का सम कितना बचा, 122 डिग्री बचा। 180 माइनस 58, दोनों का सम 122, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा। 122 का आधा 61 डिग्री, ये भी 61, ये भी 61। 60 61 121, 121 है, सम 180 बनना चाहिए, सीधी रेखा है तो 59। 121 प्लस 59 180, देखो अभी 59 आया। कुछ भी कर लो, आंसर 59 ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप। ये बनाओ, करें जरा। हाँ, 118 और 0 मानेंगे तो भी आएगा, माइनस में मानोगे तो भी आएगा, माइनस में मानोगे तो भी आएगा। अलग है बेटा अंकुर, पिछला वाला और सवाल ही अलग अलग है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर और पी क्यू पर 2 पॉइंट एस और टी हैं। क्यू एस एस टी के बराबर है, पी एस पी आर के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस 44 है, पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस 44। तो आपसे पूछा है क्यू एस टी कितना होगा, क्यू एस टी का मान पूछा है, बताओ। सवाल को बड़ा कर दे थोड़ा सा, ये सवाल है। ये दोनों साइड बराबर है, क्यू एस एस टी बराबर है, पी एस और पी आर बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस 44 एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और क्यू पी एस ये वाला एंगल, इन दोनों का अंतर 44 डिग्री है। पूछा है क्यू एस टी का मान, क्यू एस टी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, क्यू एस टी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल बना है। इस सवाल में केवल मुंह उठा के एग्जामिनर ने ये बोल दिया, मुंह उठा के, कि भाई इन दोनों का डिफरेंस 44 है। ये बताया नहीं गया ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, कुछ नहीं बताया गया, बिल्कुल ढीठ एग्जामिनर है। और ये साइड बराबर कर दी है। भाई ये एंगल निकल तो सकते नहीं है, मैं इसको थीटा मानूंगा तो थीटा माइनस 44 हो जाएगा, एंगल की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो आप अपनी मर्जी से ऐसी कोई भी दो वैल्यू मान लो जिनका डिफरेंस 44 है, कोई भी दो वैल्यू मान लो। भाई मैं मान लेता हूं कि 50 डिग्री, ये 6 डिग्री, थोड़ा आसान लगता है ना, 50 6 44। तो मैंने इस एंगल को 50 डिग्री मान लिया और मैंने इस एंगल को 6 डिग्री मान लिया। ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया 50 50। ठीक है बच्चे, अब ये 50 50 है तो कितना हो जाएगा, 100 या 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। 50 50 100 और ये 80 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो 50 है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ये जो 50 है ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों। 50 डिग्री एक्सटीरियर है मेरे प्यारे भाई, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर 50 है 6, तो कितना बचेगा, 44 डिग्री बचेगा। ये 44 प्लस 6 एक्सटीरियर एंगल 50, अब ये 44 डिग्री है बच्चों, ये 44 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा 44। ट्रायंगल क्यूएसटी में दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, 44 44 हो जाएगा। अब तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 44 प्लस 44 88, तो ये कितना बचा, 100 में से 88 माइनस करेंगे, 100 में से 88 माइनस करेंगे 88, तो 92 डिग्री आ जाएगा, बी ऑप्शन 92 डिग्री। खत्म, दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर लगा के देते। 180 माइनस 88 92। अदरवाइज तो मेरे दोस्तों बेसिक से बड़ा लेंदी हो जाएगा ये सवाल है भाई। भाई आप इसको थीटा मानो, ये थीटा माइनस 44 डिग्री आएगा, फिर ना ये थीटा, हर एक एंगल निकालो, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, यहां आपका समय बचेगा। तो समय बचाना और जल्दी करना भी हम सिखा रहे हैं, केवल पढ़ाना नहीं है। मकसद ये है कि आपको गणित दिखाया जाए, जल्दी आपका आंसर आए। ठीक है भाई, चलेगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल नया कंसेप्ट समझाऊंगा, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। आज इतना ही, बाय।